नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। कोविड की वजह से पूरी दुनिया और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सारे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। जुलाई में जीएसटी संग्रह के रिकॉर्ड आंकड़े इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार बहुत ही तेजी से हो रहा है। साथ ही अच्छे मॉनसून की वजह से कृषि क्षेत्र से भी अच्छी संभावना नजर आ रही है। तो आज की चर्चा इसी पर। जुड़ेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से भी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश कोविड से मुकाबला कर उसे मात दे रहा है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में सुधार के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जीएसटी संग्रह के ताजा आंकड़े मजबूती के साथ संकेत दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आती जा रही है। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जीएसटी की वसूली हुई है, जो कि पिछले वर्ष की जुलाई में हुई वसूली से 33% ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस बात के भी पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में जीएसटी वसूली और ज्यादा होने की उम्मीद है। हाल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सिर्फ जून महीने को छोड़कर लगातार 8 महीने तक जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है, लेकिन जून में यह 1 लाख करोड़ रुपए से कम थी। दरअसल कोविड प्रतिबंधों में छूट दिए जाने से जुलाई में जीएसटी वसूली फिर से 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। इन ताज़ा आंकड़ों के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से मजबूत होती आर्थिक गतिविधियों पर ट्वीट करते हुए रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के उत्साहजनक आंकड़े को आर्थिक गतिविधियों में मजबूती के संकेत बताए। अगस्त और सितंबर में अच्छे मॉनसून की संभावना से कृषि क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छी उम्मीद है। ऐसे में लगता तो यही है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के ये रुझान जारी रहने वाले हैं और कोविड से उबरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था जल्द ही पूरी तरह से पटरी पर वापस लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये अर्थव्यवस्था की जो ताज़ा तस्वीर है, इस पर क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ इससे आगे चल कर के उम्मीद जग रही है, और कोविड के बाद से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी पटरी पर लौटी है और आगे चल कर के ये पटरी पर किस तरह से दौड़ने वाली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद जैन, जो कि कर विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेद जैन जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताई कि 8 महीने तक लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जीएसटी का संग्रह हुआ था। जून में थोड़ा सा ये कम हुआ था, 1 लाख करोड़ रुपए से कम था, लेकिन फिर से जुलाई में ये 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। क्या कुछ संकेत मिल रहा है? एक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, एक तस्वीर तो बहुत सिंपल है, जो आपने भी जिक्र किया कि जब जीएसटी की कलेक्शन इंप्रूव कर रही है तो इसका मतलब है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट है जी। और 8 महीने लगातार अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर की कलेक्शन है तो ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम शॉट है, ये लगातार शो कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर वापस आ रही है। जो रहा जून का मंथ, तो हमें सभी को पता है कि अप्रैल मई के महीने के अंदर कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उसका बहुत ज्यादा प्रकोप था और उससे काफी जगह लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से वो जीएसटी की कलेक्शन डाउन थी। तो अपने आप में एक ये मान के चलना चाहिए कि जो जीएसटी आज की डेट में देश की अर्थव्यवस्था का एक डायरेक्ट पैरामीटर है नापने के लिए कि क्या आज की डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। अब 1,16,000 रुपए की डायरेक्ट कलेक्शन होने का मतलब ये है कि जून के महीने के अंदर देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से तेजी से चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जून में भी थोड़ा बहुत असर अप्रैल मई का रहा होगा, तो आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर में हम ये समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा हमने अप्रैल में छुआ था 1,40,000 करोड़ रुपए का, वो आंकड़ा हम शायद दोबारा से छू कर लेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी लगाना चाहिए कि 8 महीने में जो जीएसटी काउंसिल ने और जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने एनफोर्समेंट को, कंप्लायंस को और जो उसकी जो चोरी रोकने के लिए और जो ई-वे बिल क्रिएट किया है, उसने भी जीएसटी की कलेक्शन में बहुत भारी मदद की है। आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन के और नेटवर्क से, ई-वे बिल से
जो जीएसटी के अंदर कमजोरी थी वो सारी हटा दी गई है। और आने वाले समय में जो जीएसटी काउंसिल पे अब एजेंडा लगा हुआ है जिसमें हम इनवर्ट ड्यूटी की और की बातें करते हैं, वो अगर इशू और एड्रेस हो जाएंगे तो उससे और लगेगा क्या होता है। तो अगर हम जीएसटी एक आपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आ रही है, और जैसे जैसे अब आज की डेट में, क्योंकि वर्ष 2020-21 हम सभी को पता है एक इकोनॉमिक में काफी दिक्कत वाला रहा। कोविड ने काफी लॉकडाउन रखा और उसकी वजह से बहुत सारी चिंताएं आई, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। तो वो उसकी तेजी से पकड़ के जो ग्रोथ का आंकड़ा है, जो मैं समझता हूं कि हमने फरवरी 2021 में सोचा था और बाद में कुछ लोगों का वैसा विचार था कि शायद आंकड़ा नहीं आएगा जी। यह इस बात का अंदेशा है कि शायद आंकड़ा हमने जो फरवरी 2021 में अपना जीडीपी ग्रोथ का माना था वो हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, आगे भी हम इस पर चर्चा ये करेंगे कि आगे की तस्वीर कैसी रहने वाली है और इससे क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं, ख़ासतौर पर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। हमारे साथ संदीप दास जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ख़ास तौर पर इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो जीएसटी के आंकड़े हैं वो तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार के संकेत दे ही रहे हैं, लेकिन एक और रिपोर्ट है, एक और आंकड़ा है, वो है कि अगस्त और सितंबर में मॉनसून काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इससे कृषि क्षेत्र से अच्छी उम्मीदें बंध रही हैं। तो क्या कृषि क्षेत्र का जो योगदान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने में जो कृषि क्षेत्र का योगदान रहेगा वो बहुत अच्छे रहने की उम्मीद आप भी कर रहे हैं एक विशेषज्ञ के तौर पर? हाँ जी, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखोगे तो 2020-21 का भी जो आंकड़ा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थे, अब देखिए सारे सेक्टर इम्पैक्ट हुए थे आपका कोविड रिलेटेड, बट एग्रीकल्चर सेक्टर वही था जी जो ग्रोथ दिखा रहा था। और जहां तक मानसून का सवाल है, मानसून जगह आज का आंकड़ा में तो अब तक का करीब 1% नीचे, दैट मीन्स उसको मतलब नॉर्मल से ऊपर एक कई राज्यों तो काफी सरप्लस रेंज रिसीव किए, एक्सेप्ट गुजरात, उड़ीसा और केरल को छोड़ के सारे राज्यों में रेनफॉल बहुत ज्यादा एडुकेट हुआ है। उसके ऊपर से आपका जो खरीफ का जो बिजाई सोइंग जो डेटा आता है, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट क्योंकि आपको ये वो कि हमारा जून का जो रेनफॉल था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, जुलाई काफी मेकअप करते। ऐसे भी आप देखोगे मानसून जब जून 1 को केरला को हीट करता है, वो पूरा महीना लगता है भारत को कवर करने में। तो करीब 18% जो अनुमान 18% जो रेन होता है ओनली जून में होता है। जुलाई अगस्त कृषि के मामले में जो रेनफॉल के मामले में सबसे बड़ा महीना माना जाता है। तो जुलाई का जो रेनफॉल है बहुत अच्छा रहा है इस बार, और पर्टिकुलरली लास्ट 10 दिन का जो रेनफॉल है काफी अच्छा रहा है। सोइंग डेटा थोड़ा सा लास्ट ईयर से कंपेयर थोड़ा सा कम है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सोइंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो डेटा है करीब 27-28 तारीख का डेटा है, तो अभी जो नया डेटा आने वाला है जो अगले इस हफ्ते आएगा तो उसमें दिखाई देगा कि हमारा सोइंग भी भरपूर है। हमारे पास भंडारण जो स्टॉक्स है, जो ग्रेन स्टॉक है काफी ह्यूज है। सरकार का बहुत सारी नीतियां है, पीडीएस में हम लोग ग्रेन दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन एंड आउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और स्पेशली अब मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली एलाइड सेक्टर, डेयरी, आप देखिए लाइफ स्टॉक, जो पोल्ट्री और एग, उसका जो ग्रोथ है काफी हेल्दी दिख रहा है, बिकॉज प्रोटीन रिच खाने का वो है। तो वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर मुझे लगता है इस बार का सबसे बड़ा सक्सेस और ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है जी करंटली। और आप जानते हैं पिछला साल का आंकड़ा हमारे पास सब है, 2020-21 का आंकड़ा हमारे पास है कि कितना एक्सपोर्ट सारे जब दूसरे स्टेट कंट्रीज जब अपना स्टॉक रख रहे थे, इंडिया इज ओनली कंट्री 17 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट किया और ओवरऑल एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा रहा। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ को अच्छा दिखने की कोशिश काफी अभी तक कम मानसून के वजह से, क्योंकि जुलाई रेन बहुत ही अच्छा रहा है, जून का थोड़ा सा डिसअपॉइंट के बाद। जी बिल्कुल, वेद जैन जी आपके पास इस बात को लेकर के लौटना चाहता हूं कि ये बताइए कि जैसे कि हमने ये देखा कि कोविड के बाद जो प्रतिबंधों में छूट दी गई, ख़ास तौर पर क्या जुलाई में जो हमें जीएसटी के बढ़े हुए आंकड़े मिल रहे हैं उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है, या फिर आप कुछ और भी कारण देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से जगह जगह पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे पूरे देश में, तो ज़्यादातर जगहों पर छूट दे दी गई है, तो ये क्या उसी का असर है या कुछ और भी इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, देखिए फैक्टर बहुत सारे होते हैं।
छूट जो देखिए क्या है, लॉकडाउन जब होता है उस समय एक्टिविटी कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अभी भी आप ये मान के चलिए कि कुछ सेक्टर तो अभी भी देश में बहुत जगह रुके हुए हैं। एविएशन एक ऐसा सेक्टर है, टूरिज्म ऐसा एक सेक्टर है, होटल्स आज की डेट में वहां भी रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद भी ये ग्रोथ आ रही है। तो ये जब रिस्ट्रिक्शन होती है उस समय एक्टिविटी कम होती है, जब वो छूट दी जाती है तो एक्टिविटी नॉर्मल में आती है। छूट की वजह से ये नहीं है क्योंकि सरप्लस आ रहा, ग्रोथ आ रही है, छूट की वजह से है कि एक्टिविटी नॉर्मल हो गई है। और आज की डेट में क्योंकि जो आपने वो लगाया था, लॉकडाउन लगाया, वो लगाया हटा लिया है। और आज की डेट में इन नंबर को देखते हुए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जो बहुत सारे स्टेट में अभी भी काफी एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शन है। स्कूल एंड कॉलेजेस बाय एंड लार्ज बंद है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रेस्टोरेंट, होटल्स में आप खाना खाने की, वर्किंग की, बैंक्वेट हॉल की ये आती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो उनकी स्कूल की जो उनकी डेली चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उनकी बुक्स हैं, उसके ऊपर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और उससे भी जीएसटी की कलेक्शन वगैरह आती है, एक्टिविटी आती है। तो ये आंकड़े इस बैकग्राउंड में देखने चाहिए कि इन रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी कितनी ग्रोथ आ रही है। मेरा ऐसा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक्टिविटी वापसी में नॉर्मल में पूरी आ जाए, जो मुझे उम्मीद लगता है कि जैसे हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं और हो रहा है, तो आने वाले 3 या 4 महीने में ऐसा लगता है कि देश की पूरी जो सारी कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएंगी और स्कूल, कॉलेज, एविएशन, होटल सब वापस एक्टिविटी में आएंगे। तो ये ग्रोथ तो बहुत आगे बढ़कर, काफी तेजी से बढ़कर आएगी। ये एक बड़ी मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि आप आज ये देखिए कि काफी सारे सेक्टर तो अभी भी बहुत बंद है ना। ट्रेवल भी वही है जो नेसेसिटी बेस्ड है। होटल इंडस्ट्री भी बहुत काफी हद तक रुकी हुई है। स्कूल, कॉलेजेस तो बाय एंड लार्ज सारी जगह बंद है आज की डेट में, उसकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे एक्टिविटी और खुलेगी तो हमारी एक्टिविटी नॉर्मल आएगी। क्योंकि जीएसटी का आप ये मॉडल देखेंगे जिससे हमने इंट्रोड्यूस किया था, हमने ये मान के चला था कि हमारी ईयरली ग्रोथ जीएसटी की 14% के करीब की आएगी, और वही आज की डेट में ग्रोथ नजर आ रही है। सब्जेक्ट टू कोविड, अब क्योंकि जीएसटी स्टेबलाइज हो गया है, जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारे इरिटेंट्स थे वो हटा दिए हैं, जो उनकी और लोगों की समस्याएं थी वो कर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, और इंडिया इज गोइंग टू बी ए गुड डेस्टिनेशन। टैक्स स्ट्रक्चर भी काफी इंप्रूव कर गया है, डायरेक्ट टैक्सेस में भी काफी चेंजेस किए हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे टैक्स को बहुत कम किया है कंपनीज के ऊपर। आज की डेट में इंडिया कॉर्पोरेट पे सबसे मिनिमम टैक्स लगता है। तो ये सब फ्लिप करती है इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लिप करती है तो जीएसटी की कलेक्शन आती है। बिल्कुल। आपने एक शायद सवाल एग्रीकल्चर के बारे में भी जो आपने देखा था, अभी पूछा था जो मेरे साथी हैं। जी संदीप जी, क्या है कि एग्रीकल्चर में मॉनसून हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 18-19% एग्रीकल्चर का आता है, लेकिन 60% जनता हमारी पब्लिक आज की डेट में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जी। अगर एग्रीकल्चर में जैसे मॉनसून अच्छी होती है तो ये जितनी ग्रोथ आएगी, ये सारी मेजर 60% पॉपुलेशन के जनता, हमारी जो पब्लिक है, जनता, उनके पास जाएगा। बिल्कुल। और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो सारा का सारा कंजम्पशन में आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनके हाथ में अगर पैसा एक्स्ट्रा आता है तो वो उनकी सारी कंजम्पशन में आएगा, निश्चित तौर पर उसे पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक बार फिर से संदीप दास जी के पास लौटता हूं। संदीप दास जी, हमने देखा कि जैसे पिछले लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कोविड का असर होने के बाद से, लेकिन जिस तरह से कृषि क्षेत्र ने लगातार प्रदर्शन किया अनाज उत्पादन को लेकर के, जिस तरह से बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक रुक गई, लेकिन हमारे किसान, हमारे खेतीहर मजदूर वो नहीं रुके, और उन्होंने बिल्कुल अर्थव्यवस्था में जो खेती का योगदान होना चाहिए, अनाज उत्पादन से लेकर के तमाम तरह के योगदान जो कि हमारी दैनिक चीज़ों से भी जुड़ी हुई है, उसको बिल्कुल उन्होंने जारी रखा। और अब अच्छा मानसून ये संकेत दे रहा है, तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं क्या कि जो वेद जी अभी जो कृषि क्षेत्र के योगदान की चर्चा कर रहे थे, उस योगदान में इस साल हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है क्या? करेक्ट, बढ़ते दिख सकते हैं, क्योंकि ये काम देखिए, मैं कोविड का बता रहा हूँ, जो सारे देश में लॉकडाउन था, और लेकिन आप देखोगे सारे देश में लॉकडाउन था, अभी भी बहुत सारी जगह में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन है, बट एक दिन भी आप कोई भी बोल सकते कि हमकी अनाज की कमी कहीं हुआ, सप्लाई कंस्ट्रेंट हुआ, या क्या दूध कहीं नहीं पहुंचा, ये कभी रिपोर्ट नहीं आया, या कोई भी चीज का कमी नहीं आया। तो इसके ये कहलाता है कि हमारा जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो सप्लाई चेन में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे कि अपना स्टॉक रखते हैं कि आपको अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंडिया एक्सपोर्ट करता रहा, अपने डोमेस्टिक सप्लाई को भी करता रहा,
और इसी दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा वो ऑयल सीड्स और उसका दाम काफी बढ़े हुए हैं, उसके वजह से फार्मर्स को भी काफी लाभ मिला है इस फिलहाल। तो अभी जो खरीफ सोइंग जो डेटा अभी हमारे पास है, अभी तक का सभी डाटा है, जो डाले हैं अरहर दाल, और उसका सोइंग काफी हेल्दी लग रहा है। और ये जब मानसून अच्छा करता है तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, प्रोडक्शन आता है तो इनकम फार्मर्स लेवल बढ़ जाता है, इनकम फार्मर्स लेवल बढ़ जाता है ऑब्वियसली। तो अगर बारिश अच्छा हो तो इनपुट कॉस्ट भी कम रहता है, उसको उतना कम मतलब पावर यूज करना पड़ता है जी। तो पानी एक ऐसा चीज है बेसिकली आपको पूरा नॉट ओनली हेल्प्स एग्रीकल्चर, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम करता है, मतलब हेल्प करता है जनरेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ काफी हेल्दी दिख रहा है आगे जाकर। आप देखिए और एक चीज है, मानसून का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारा जो फॉडर प्रोडक्शन है। तो डेयरी सेक्टर पूरा डिपेंड करता है ग्रीन फॉडर के ऊपर। जितना अच्छा मानसून होगा उसका फॉडर उतना अच्छा होगा। तो पानी के बस होता है, तो तमाम चीजें होते हैं पानी से जुड़ा हुआ है, तो मानसून से जुड़ा हुआ है। तो मानसून जुलाई तो बहुत ही अच्छा रहा है। अगस्त का जो अनुमान लगाया जाए, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लगाया, वो भी अच्छा होने वाला है। जो कोई राज्य है, सपोज गुजरात में थोड़ा सा कमी है, केरला में कमी है, उड़ीसा में थोड़ा कमी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में थोड़ा कमी है, वो शायद वो जो अगस्त का महीने में वो कवर कर लेगा। क्योंकि हम लोग जुलाई का थोड़ा सा, जुलाई मंथ बहुत अच्छा रहा है, जून थोड़ा सा स्लगिश रहा, जून थोड़ा सा मानसून में रहा। तो ये, और हमारे पास फुटबॉल स्टॉक बहुत हाई है, और हमको अभी बेसिकली सीरियल्स में तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मतलब राइस व्हीट की तरह। ऑयल सीड देखा जाता है, ऑयल सीड्स और पल्सेस जो दालें का प्रोडक्शन है वो कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि खरीफ सोइंग तो ठीक ही हेल्दी दिख रहा है इस प्रोडक्ट एंड काफी रोबस्ट दिख रहा है। तो अभी तक कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है एग्रीकल्चर। तो जितना अच्छा फार्मर्स इनका होगा उतना अच्छा वो कमिंग बैक टू द वो एफएमसीजी का सेल्स पड़ेगा, ट्रैक्टर्स का सेल्स पड़ेगा, तो वो पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी पड़ता है। बिल्कुल, और एक वो बड़ा हेल्दी साइन है जी, उसी की उम्मीद कर रहे हैं। और वेद जैन जी, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जीएसटी का जो रिकॉर्ड संग्रह है उसके साथ टीकाकरण का भी जिक्र किया है। आपने जैसा कहा कि अभी तो और भी मजबूती आ सकती है, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे सेक्टर तो अभी पूरी तरह से खुले भी नहीं हैं। तो जो ये टीकाकरण है और अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना, ये दोनों चीज़ें लगता है आपस में जुड़ी हुई हैं। टीकाकरण जितनी तेज़ी से हो रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ रही है उतने ज़्यादा क्षेत्रों को हम खोल पाएंगे। और क्या आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि ये चाहे जीएसटी संग्रह हो या अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना हो, ये हमें और ज़्यादा मजबूती दिखाई पड़ेगी। और मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा कि लगातार जो प्रेडिक्शंस हैं, जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में, वो सच होता हुआ दिखाई देगा या उससे भी आगे जाता हुआ हम देख सकते हैं? देखिए क्या है कि टीकाकरण में जो हम खर्चा करते हैं, मैं उसको फ्रैंकली इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक इन्वेस्टमेंट मानता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर हम टीकाकरण नहीं करते जैसे पिछले साल में, क्योंकि जब वैक्सीन थी नहीं जी, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रही, और हमारी जैसे जीएसटी की अगर कलेक्शन लगाऊं या डायरेक्ट टैक्स दोनों के लगाऊं तो कलेक्शन बहुत कम रही। और अगर मैं टीकाकरण में आज 30,000, 40,000 या 50,000 करोड़ का खर्चा जैसे सरकार ने बजट में रखा हुआ है अपने लिए, वो करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो उसकी भरपाई तो मुझे इमीडिएटली जीएसटी की कलेक्शन में नजर आनी शुरू हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे कि सेकंड वेव में और उसके बाद जो जितनी जल्दी से कुछ एरिया में इंप्रूवमेंट हुई, वर्किंग हुई, वहां पे भी टीकाकरण की वजह से बेनिफिट आया है। और आने वाले जैसे सरकार की प्लानिंग है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में सरकार टीकाकरण करेगी, और जो सरकार का इसमें 10, 20, 25,000, 30,000 करोड़ का खर्चा होगा, वो टीकाकरण इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि जिन लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, वो लगभग इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो आज की डेट में लॉकडाउन लगाना पड़ता है उतना लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। जो संक्रमण फैलता है, संक्रमण वो नहीं इतना फैल पाएगा, और फैल नहीं पाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलती चली जाएंगी। और जैसा सरकार का आज की डेट में एक गोल बनाया है कि 31 दिसंबर तक हम सबका टीकाकरण कर देंगे, और ये टीकाकरण 31 दिसंबर तो हो जाता है। और आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि अगर ये टीकाकरण होने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर जनवरी में ऑनवर्ड मैं मानूं कि 100% अपनी पुरानी पोजीशन पे आती हैं, सब स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, सारा ट्रेवल खुल जाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आनी जानी खुल जाती हैं, होटल खुल जाते हैं, बैंक्वेट हॉल खुल जाते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन है पार्टी पे, फंक्शन पे, मैरिजेस पे, वो हट जाती हैं। तो आप ये देखिए कि जो आज की डेट की एक्टिविटी का ज्यादा नहीं तो मैं समझ के चलूंगा 25 से 40% तक की ग्रोथ आएगी इस ग्रोथ में।
तो मैं 1,16,000 करोड़ की जीएसटी की कलेक्शन जो जुलाई के महीने की हमें नजर आ रही है, और इसमें मैं 25 से 40% जोड़ दूं तो मेरी कलेक्शन आज की डेट में 1,60,000, 50,000, 60,000 करोड़ रुपए पर मंथ की आएगी, और वो 12 महीने की लगाऊंगा तो कितनी जो मेरी बजटेड फिगर है उससे भी ऊपर जाएगी। तो आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि क्या जो हमारे अनुमान है क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें इस बात से डायरेक्टली कोरिलेटेड है कि कोविड की थर्ड वेव नहीं आए, और आए तो टीकाकरण उसमें मदद करे और लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो, लोगों को उतनी देर के लिए नहीं अपनी एक्टिविटी को रोकना पड़े, तो ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जितनी जल्दी टीकाकरण होगा, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने देखा ना कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक होड़ लगी हुई है कि वो अपने हर एम्प्लॉइज को चाह रही है कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण करें। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की तो एग्जेक्टिव जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि उनकी एक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए ताकि उनके सेल्स पे, रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे असर नहीं पड़े। वही एक फार्मूला अप्लाई होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कि भाई जितनी जल्दी टीकाकरण करेंगे तो उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो टैक्स की कलेक्शन आएगी और पैसा सरकार सोशल वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोसाइटी के लिए, ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो। जी बिल्कुल। संदीप दास जी, अगर हम कृषि क्षेत्र में सुनहरी तस्वीर की बात करें तो इस वक्त बात करनी होगी हमें खरीफ फसल की। हम जानते हैं कि देश के कई इलाकों में, महाराष्ट्र है, बिहार रहा है, पहाड़ी राज्य रहे हैं, वहाँ पर बाढ़ से फसलों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बावजूद ये जो खरीफ फसल को लेकर के सुनहरी तस्वीर आ रही है, तो इसकी वजह क्या, आपको क्या लग रही है कि क्या बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पर बहुत अच्छी बुआई हुई है, या बाढ़ से नुकसान हुआ तो है, बाढ़ से और भारी बारिश से, लेकिन उसके बावजूद कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है खरीफ फसल का और जो उत्पादन का, उपज की जो संभावना बन रही है, वो काफ़ी अच्छी तस्वीर पेश कर रही है? देखिए, जहां तक बाढ़ का सवाल है, ओब्वियसली बाढ़ तो डैमेज करता ही है, बट बिहार में जो बाढ़ करता है ये एक एनुअल रिचुअल की तरह बन गया है। बिहार के बाढ़ के एक तो उसका मानसून की वजह से, और उसके वजह से बहुत हमारे जो पड़ोसी जो देश है नेपाल का कुछ इशू है, उसके वजह से जब बाढ़ ज्यादा आता है बिहार में जी। बट बिहार का एक एनुअल रिचुअल है, तो वो उसका इम्पैक्ट तो आई थिंक जो वहाँ का फार्मर है वो प्रिपेयर रहता है इसको फेस करने के लिए। अभी तक का जो चैलेंजेस है पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और गुजरात का कुछ हिस्सा और केरल के, मुझे लगता है जो अगले जो 2-3 हफ्ता है उसका बहुत क्रूशियल है उस रेन के लिए। और जो हम जब डेफिशिएंट रेन बोलते हैं, उतना डेफिशिएंट रेन, उतना डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब उतना अगर 100 होने से उससे कम हुआ है। गुजरात जैसे आप गुजरात का बता रहे हो, गुजरात में मतलब तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा -36% है। 37 मीन्स अभी तक का जो आंकड़ा है, तो 36% कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जो अगर अगस्त का रेन ज्यादा हो गया जी। एंड तो अगर, और उड़ीसा में भी वही है 21% कम है, और केरल में -29% कम है आज का जो आंकड़ा है। तो वो तो इतना बड़ा कंट्री में ऑब्वियसली रीजनल वेरिएशन हमेशा रहा है, हर साल ही रहा, ये नहीं इस साल का हो रही है। बट जो जून के महीने में थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं इस बार का मानसून, और अर्ली जुलाई में भी काफी थोड़ा सा रुक गया था मानसून, बट उसके बाद जो रिवाइव हुआ जुलाई 15 के बाद, वो बड़ा एक एनकरेजिंग साइन था। तो वो करीब वाइड्स पर, आप नॉर्दर्न इंडिया में देखिए, हम जहां से आप बात कर रहे हैं वहां एकदम बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था जुलाई 2 हफ्ते में। उसके बाद लास्ट 7-8-10 दिन का देखिए आंकड़ा, पंजाब भी इतना डेफिसिट था, पूरा ऑलमोस्ट नील हो गया है, हरियाणा भी सरप्लस दिखा रहा है। तो ये सब कुल मिला के वो हमारा प्रोडक्शन बहुत ही रोबस्ट लग रहा है। और खरीफ का जो सोइंग अभी चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, खरीफ सोइंग जुलाई अंत तक और अगस्त तक चलता रहता है। तो अभी अगले 15 दिन का बारिश डिसाइड करेगा कैसा हर एक पॉइंट और आगे कैसे बढ़ सकता है। और हमारा जो फोकस है सरकार का दो में है, और एक है पल्सेस में और एक ऑयल सीड्स में। ये दोनों का दाम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है मार्केट्स में, और पल्सेस का इतना नहीं है, ऑयल सीड का सबसे ज्यादा है। तो वो भी एक उम्मीद देता है कि फार्मर्स कैसे इसको ले रहा है। तो ऑयल सीड अगर प्रोडक्शन अच्छा बढ़ेगा, उसका स्पाइरलिंग इम्पैक्ट बहुत, फार्मर्स का इनकम भी बढ़ता है जी, हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑयल सीड्स हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, ऑयल, एडिबल ऑयल। तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट स्ट्रक्चर भी कम होगा। इंपोर्ट जो हमारा इतना बड़ा 75,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट्स है एडिबल ऑयल का, वो कम हो जाएगा। पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा 10-15,000 करोड़ जो रफली अराउंड दैट जो इंपोर्ट होता है वो भी कम हो जाएगा। तो लगातार बहुत पॉजिटिव न्यूज एग्रीकल्चर दे रहा है। और सबसे बड़ा चीज है हमारे पास जुलाई 1 का मैं
आंकड़ा देना चाहता हूँ, जुलाई 1, 2021 जी हमारे पास 90 मिलियन टन का फूड ग्रेन है, 90 मिलियन बिल्कुल। टन का फूड ग्रेन है। बफर स्टॉक 2.5 टाइम्स मोर है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। हम्म अभी तो बहुत तो इसलिए सरकार इतना सारे 10 किलो तो 5 किलो एक्स्ट्रा लाइन दे पा रही है 80 करोड़ जनता को अंडर प्रधान नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर में दिया जा रहा है। तो ओवरऑल बहुत उम्मीद बढ़ रहा है और मुझे लगता है इस बार की जो 2020-21 में जैसे एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ा था, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छा था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड का, जी। इस बार भी हम उम्मीद करें अच्छा, जितना अच्छा एक्सपोर्ट हो उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फार्मर। बिल्कुल, ये हमें दिखाई पड़ेगा। चलते चलते वेद जैन जी, आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा। ये जो जीएसटी में रिकॉर्ड संग्रह हुआ है, इससे प्राथमिक तौर पर ये क्या मतलब लग रहा है कि क्या ये उद्योग क्षेत्र में ज़्यादा इसको हम सुधार माने या फिर सेवा क्षेत्र में या फिर दोनों में बराबर लगभग? देखिए, ये भी मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ग्रोथ के आंकड़े हैं, क्योंकि इतना डिटेल एनालिसिस अभी अवेलेबल नहीं है कि ये कहाँ से सर्विस सेक्टर से कितना आया है, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। और मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस अभी सर्विसेज सेक्टर का ही होगा, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर से वर्क फ्रॉम होम और कल्चर का काफी वर्किंग रहती है, तो उसमें बिजी हो जाता है। औद्योगिक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर की जो सरप्लस है उससे कहीं जनरेट होती है। तो औद्योगिक सेक्टर में भी स्कोप बहुत है, क्योंकि जो डेटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, इकोनॉमिक डाटा जो अवेलेबल हो रहा है वो ये इंडिकेट कर रही है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, और उसके बीच में ग्रोथ आ रही है। लेकिन बहुत छोटे पीरियड के अंदर, अब इस अप्रैल मई जून में ये आइडिया लगाना है कि ये सर्विस सेक्टर का है, इसका है, वो एक एनालिसिस देखने से ही पता चल सकता है कि उसका है। लेकिन इंडिकेशन ये नजर कर रही है कि पहले सर्विसेज सेक्टर तेजी पकड़ता है, फिर उसके बाद उद्योगिक क्षेत्र में आता है, तो उसी की भी ग्रोथ आगे आने वाली है। और बहुत सारे उद्योग अभी बंद हैं, तो इसलिए भी चैलेंज आया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन जी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करके हमारे दर्शकों को और हमें समझाने के लिए। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो ये आज की चर्चा जो थी वो जीएसटी संग्रह से जो एक बिल्कुल ताज़ा संकेत मिल रहे हैं अर्थव्यवस्था में तेज़ी के, और साथ ही अच्छे मानसून की जो संभावना है वो भी अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश कर रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। ओए ये